2025 स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी जंगें हुई हैं। पाकिस्तान और इंडिया, हमारा 6-0 बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में। ये जो अभी जंग आपको नज़र आ रही है ना, ये मज़ीद बढ़ेगी। इस साल के बारे में बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि रिलेशनशिप के लिए अच्छा साल नहीं है। बहुत प्यारा कपल है अबीर और सुबान, उनकी भी सेपरेशन की न्यूज़ आ रही है। 2025 को देखिए तो डिजिट 9 है। डिजिट 9 जो है ये एग्रेशन का है, जज्बात का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है। मरियम नवाज का पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं कि वो पीएम बन सकेंगी? 2025 के इख्तिताम के हवाले से बात कर लेते हैं। आप बताएं कि इसके जो एंडिंग डेज हैं, एंडिंग मंथ्स हैं, वो कैसे होंगे? वो जो एक जंग के बारे में कहा जाता है ना, गज़वा हिंद, हाँ जी। आप उसकी तैयारी रखें, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लूटूथ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जानेंगे कि 2025 को रिलेशनशिप्स और शादियों के लिए भारी साल क्यों कहा जाता है, और साथ ये भी जानेंगे कि यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए ये साल इतना बुरा क्यों है, और इसके साथ साथ जानेंगे कि इस साल में इतनी वॉर्स क्यों हो रही है और 2025 का इख्तिताम क्या होगा। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेख जवार रजा साहब, तो एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि 2025 के स्टार्ट होने से पहले इस साल के बारे में बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि रिलेशनशिप के लिए अच्छा साल नहीं है, और हम देखते हैं आए दिन किसी ना किसी की डिवोर्स की खबरें आ रही होती है। अभी रिसेंटली फेमस मॉडल है, एक बहुत प्यारा कपल है अबीर और सुबान, उनकी भी सेपरेशन की न्यूज़ आ रही है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली आप देखें, अगर 2025 को देखें तो डिजिट 9 है। डिजिट 9 जो है ये एग्रेशन का है, जज्बात का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है। इसमें अगर नेगेटिविटी की तरफ इंसान चला जाए तो वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाता। अच्छा। इसीलिए आपको रिलेशनशिप में भी, आपको घरों में भी, आपको ममालिक में भी अग्रेसिवनेस जो है वो आपको नज़र आएगी। आपने देखा कि 2025 के स्टार्ट से ही जो है वो एक वार जोन जो है वो ऑन हुआ, जो स्टिल जो है वो चल रहा है, और ये टिल एंड जो है चलता रहेगा। अच्छा सर, अगर हम 2025 की बात करें तो ये डिजिटल क्रिएटर्स के लिए भी बहुत भारी साल है। हम देखते हैं आए दिन किसी ना किसी यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी आई होती है, पहले रजब भट्ट, फिर आजकल डकी भाई भी बड़े चर्चे में इसी हवाले से। तो ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एक्चुअली इसमें जितने भी हमारे मीडिया पे आके बोलने वाले हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जितने भी पब्लिक रिलेशन में काम करने वाले, एक्चुअली साल में 3 टाइम ऐसे आते हैं जब मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होता है। बिल्कुल ठीक है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो इंसान को अपनी स्पीच पे जो है वो कंट्रोल नहीं करने देता, वो कुछ ज़्यादा बोल देता है, गलत बोल देता है। और सितम बलाए सितम ये होता है कि अगर उसको कहा जाए कि तुम गलत कर रहे हो तो वो उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अब ये चीज़ें अगर किसी को नहीं पता और उस ड्यूरेशन में वो पब्लिक स्पीच करता है, कोई ऐसी बात करता है, तो डेफिनेटली वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली होगी। हम जब अपनी बता रहे होते हैं मंथली में, वीकली में, तो हम ये स्पेशली हाईलाइट करते हैं कि ये टाइम मरकरी का जो है वो नेगेटिव टाइम है। इस ड्यूरेशन में आपको इन चीज़ों से बचना है। कमिटमेंट्स करेंगे पूरी नहीं होंगी, आप गुफ्तगू करेंगे तो वो बात हो जाएगी कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, ये वो चीज़ हो जाती है। छोटी सी बात आपके माबैन जो है वो मुबाइसे का जो है बाइस बन जाएगी, आप गलत रिएक्ट कर देंगे। चूँकि मरकरी आपकी स्पीच और आपके ब्रेन में जो आने वाली सोचें हैं उसको कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब वहाँ से नेगेटिव हो गया तो फिर डेफिनेटली आगे सब नेगेटिविटी भी चलेगा। ये होता है जी। ओके। अच्छा सर, ये बताएं कि मरियम नवाज का पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप क्या देखते हैं कि वो पीएम बन सकेंगी और उनका क्या फ्यूचर है सियासत में? देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अगर हम देखें तो इस वक्त वो बड़ी अच्छी जा रही हैं, नंबर 9 है, और आपने देखा इस साल में स्पेशली वो प्रोमिनेंट होके जो है वो आगे की तरफ आई हैं। बट 2026 ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा। 2026 में उन्हें कुछ इम्तहानों से भी गुजरना पड़ेगा, और डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आप ये समझें कि सिर्फ नंबर ही काम कर रहे होते हैं तो ये एक मिसकंसेप्शन है। नंबर्स काम नहीं कर रहे होते, खाली आपके रवैये काम कर रहे होते हैं, आपकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो काम कर रही है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने मरकरी की बात की, तो मरकरी का नंबर 5 है। अब किसी का नंबर 5 है तो वो मरकरी जितना रेट्रोग्रेड है तो उस तभी वो भी बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, अगर वो अपनी स्पीच पे, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करेगा तो पॉजिटिविटी जो है वो उसको मिलती है।
वो जो परवरदिगार ने फरमाया ना कि 10 दुनिया 70 आखिरत, एग्जैक्टली उसी तरह दुनिया के कई मामलात आपके जो हैं वो यहीं पे आपको रिजल्ट जो है वो देते चले जाते हैं। अगला जो साल है वो नंबर 1 का है, नंबर 1 पावर का है, अथॉरिटी का है, एग्जेक्टिव पोस्टों का है। तो अगले साल में बहुत कुछ है वो चेंज होने जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मैं इनको एक बार जायचा भी रीड करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा जी कि इनका एग्जैक्ट क्या बन रहा है। जायचे के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस होते हैं। मुझे याद है मैंने बिलावल के बारे में इस तरह की प्रेडिक्शन की थी कि वो बाय बर्थ एक जो है ना वो ऐसे डेजिग्नेशंस लेके आया हुआ है। अच्छा। दुनिया में बाय बर्थ, ये बाय बर्थ जो आपके प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत ही जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। अब उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि एक बंदा जो है वो सीएम बन गया तो क्या वो पीएम भी बन सकता है या नहीं, उसमें पावर्स कितनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इस पर प्रॉपर बात करेंगे। सर अभी हमने वॉर का जिक्र किया है तो अब बताएं, जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जंगें हुई हैं। पहले ईरान और फिर इजराइल की, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया, हमारा 6-0 बड़ा फेमस है पूरी दुनिया में। तो बताइए इन अपहीवल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ईरान और आपने इसराइल की बात की, इससे भी पहले आपको याद होगा कि ईरान ने एक जो है वो अटैक किया था, हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हुआ था। जी। मैंने तब कहा था, मैंने ईरान का जायचा देखा था और मैंने कहा था कि ईरान के इस साल जो है वो अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे जो है वो नहीं रहेंगे। इवन कि मैंने उसमें ये भी बताया था कि ये जो अभी जो जंग की बात हो रही है, जंग नहीं हो रही, 2 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और मामला सब नॉर्मल हो जाएंगे। और एग्जैक्टली उसी डेट पे ये सब कुछ जो वो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की और ये ख़ित्ते की, ये रेवोल्यूशंस की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। इसके पीछे सैयारा है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो जब कैप्रिकॉन में आया तो इसने मामला चेंज किए। उसके बाद जब ये एक्वेरियस में आया तो इसने अब रेवोल्यूशन लेके आनी है दुनिया में। दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिसको भी दबाया जा रहा था, अब वो जैसे स्प्रिंग नहीं छूटता तो वो उछल के बाहर आता है, एग्जैक्टली वही होगा। और आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि रेवोल्यूशन जो है वो आएंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये टर्न्योर जो है वो अगले कई साल चलने वाला है। अच्छा। ये जो अभी जंग आपको नज़र आ रही है ना कि थोड़ी है, ये मज़ीद बढ़ेगी। आपको अगले दिनों में ब्लॉग्स बनते हुए नज़र आएंगे। अगले दिनों में इवन आपको जुपिटर जो है वो एक्सॉल्टेशन में आ चुका हुआ है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। जुपिटर जो है साइन ऑफ कैंसर में है। अब मजहबी मामलात को बुनियाद बना के बहुत कुछ चेंज होगा और आपको एक मुस्लिम ब्लॉक बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि अभी भी आपने देखा ईरान और इसराइल की जंग में दुनिया ने देखा कि एक मुस्लिम मुल्क जो है वो प्रोमिनेंट होके जो है वो बाहर आया और उसने अपनी कुव्वत को मुजाहिरा किया कि मैं हूँ और मैं अपना वजूद जो है वो आपके किसी भी धमकी से छोड़ूंगा नहीं, ना मैं अपना 1 इंच भी राइट छोड़ूंगा और ना कुछ भी। तो अगले दिनों में आपको दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, स्पेशली इस्लामी ब्लॉक में। और ये सिलसिला जो है वो जून जुलाई 2026 तक बहुत परमानेंट अंदाज में चलने वाला है। ओके, ऑलराइट। अच्छा सर, नाम के हवाले से बताएं। हमने अक्सर सुना है नाम का इंसान की शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है और कुछ लोग कहते हैं ये नाम इसका नहीं रखना चाहिए था, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। और इस्लाम ने भी इस चीज़ पे जोर दिया है कि बहुत मीनिंगफुल नाम रखने चाहिए। तो इस बारे में बताएं। देखिए, नाम इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि नाम बहुत बड़ा जो है वो इम्पेक्ट रखता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। आप किसी भी बंदे को आप उसको एक्सपेरिमेंट करें कि आप उसको गुलाम कहना शुरू कर लें, कुछ अरसे के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद आपको उसके मिजाज में गुलामों वाली क्वालिटीज़ जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। हमारी फैमिली में ये है कि वो किसी का भी पेट नेम नहीं करते, कोई निक नेम कोई नहीं करते। नो, ये नेम नहीं रखना, बस जो एक्चुअल नेम है आप उसी से पुकारे जाएंगे, उसी से लिखे जाएंगे। और मेरे वालिद ख़ास तौर पे और मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे ख़ास जो है वो अहमियत रखता हूँ कि बच्चे का नाम रखना क्या है। एट द बर्थ टाइम अगर जो उसकी प्लानिटरी पोजीशन बनी है, चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ तो मैं उस एंगल से ही आपको बताने लगा हूँ। अगर जो वो प्लानिटरी पोजीशन बनी है, आपने उसका नाम किसी नेगेटिव सैयारे के अंडर कर दिया जो उसके लिए नेगेटिव है, ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। मिसाल के तौर पे माना जाता है जी जुपिटर जो है वो सादे अकबर सैयारा है। अब अगर वो आपके जायचे के 6, 8वें में चला गया है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको थोड़े बहुत मिलेंगे। अच्छा, अगर वो एट द बर्थ टाइम डेबिलिटेड है
यानी हबूत में है, उसमें पावर्स ही नहीं है, तो वो आपको पर्सनैलिटी को क्या देगा। जबकि अगर वो एग्जॉल्टेड है, जब बच्चा पैदा हुआ है, शफियाब है, या फर्स्ट हाउस में है, या 3, 5, 9 में है, तो उसके इम्पैक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे मिलते हैं, विजडम मिलता है। वो बच्चा एक फलसफियाना रंग जो है वो लेके दुनिया में आता है। लोग कहते हैं बचपन में यार ये तो बड़ा समझदार है, और एक बच्चा उसको कहता है जी ये बड़ा ज़िद्दी है, इसको जो कहा जो ये बच्चा पैदा हुआ है, ये इसको याद नहीं रहता, उसके पीछे एक्चुअली उसकी प्लानिटरी पोजीशन है। अगर हम उसकी एट द बर्थ टाइम जो डेट और टाइम और प्लेस है उसको नोट कर लें, और उसका नाम रखने से पहले किसी अच्छे समझदार एस्ट्रोलॉजिस्ट से कहें जी इसके लिए एडवाइस करें, नेम कौन सा अच्छा है, तो उसके इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आएंगे। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, नाम फूफो रखेंगी, हाँ बिल्कुल, खाला रखेंगी, लड़ाई चल जाती है घर में। हाँ, बिल्कुल लड़ाई चल जाती है। अच्छा, वो लोग हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, राइट, कुछ भी नहीं जानते। अब वो अपनी मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत क्या उसके लिए ठीक है, उस बच्चे के लिए बेहतर है, तो इसको जो है ना वो हमें इस तरह से डिसाइड नहीं करना चाहिए। इसके इम्पैक्ट आते हैं और बहुत बड़े और गहरे इम्पैक्ट होते हैं नाम के आपके ऊपर। बिल्कुल सर, 2025 के अख्ताम के हवाले से बात कर लेते हैं। आप बताएं कि इसके जो एंडिंग डेज हैं, एंडिंग मंथ्स हैं, वो कैसे होंगे? ये बड़े ड्रामाई होंगे। अभी मार्च जो है वो आ जाएगा जी साइन ऑफ स्कॉर्पियो में, जो कि एक्चुअली वार जोन का लॉर्ड है। एक्चुअली ये अपने ही साइन में आएगा, बड़े बोल्ड किस्म के स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे, और आपको एग्रेशन एक बार फिर नज़र आएगी दुनिया में, और स्पेशली जो पावरफुल हैं वो अपनी पावर का मुजाहरा करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। मतलब और जंगें होनी है अभी मज़ीद झड़पें जंगें जो हैं वो चल रही हैं। आप इस वक्त देखें ना, इसराइल ने क्या किया है, उसने एक जगह नहीं, उसने कई महाज खोल लिए हैं। तो आपको क्या लगता है उसने कैसे खोले हैं, क्यों खोले हैं? लेकिन कई बार होता है ना कि समझने की गलती होती है। ब्लड मून का बड़ा जिक्र हो रहा था अभी पिछले दिनों, जो है ना एक मून एक्लिप्स भी हुआ और ब्लड मून हुआ जी, बड़ा जी जी बिल्कुल। अच्छा, जूइश इसको बड़ा प्रोमिनेंट कहते हैं, वो जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल उल्टा पड़ गया। आप देखिए उसके बाद इन्होंने जो है ना वो एक ऐसा कदम उठा लिया जैसे कि इन्होंने कतर पे अटैक किया जी। तो उससे क्या हुआ है कि इन्होंने बता दिया, ओपन हो गई सारी पॉलिसीज़ कि भाई वेस्ट क्या सोचता है ईस्ट के बारे में, ईस्ट को किस कैलकुलेशन में वो लेते हैं और इनका एजेंडा क्या है। तो ये चीज़ें अब आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आएंगी। ये सारा कुछ जो है वो प्री प्लान्ड है और एक जिसको कहते हैं एक प्रॉपर एजेंडे के ऊपर ये चल रहे हैं। ये कोई सडन नहीं है चीज़ें, राइट। हर चीज़ बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। जैसे ईरान वाला मामला बिल्कुल उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, लेकिन फिर भी जो एक प्रोजेक्ट वो लेके चल रहे हैं, जो एक उन्होंने बना लिया हुआ है कि हमने ये चेंज करना है, वो सारा कुछ होना है। ये पाकिस्तान इंडिया की जंग भी तो इसी का एक टेस्टर ही था। हाँ जी, राइट। एक टेस्टर था, उस टेस्टर में पता चल गया। आप देखिए उसके बाद जो है वो इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान को भी नॉमिनेट किया। ये सब चीज़ें एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और ये सब कुछ आगे चलना है। वो जो एक जंग के बारे में कहा जाता है ना, गज़वा हिंद, हाँ जी। आप उसकी तैयारी रखें, आ रही okay. है, आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल ही आ रही है, ये भी ज़हन में रखिएगा, आ रही है, आ रही है। ओके। अच्छा सर, ये बताएं, हमने अक्सर सुना है कि सर्टेन कलर्स हैं जो बहुत शैतानी ताकतें, जिन या नेगेटिव एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि ये है क्या चीज़ और कौन से ऐसे कलर्स हैं? देखें, ये इसके पीछे फिर लॉजिक्स हैं कुछ चीज़ें। हम चूँकि माशरा हमारा था इंडो पाक का, तो हमारे जो लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो इधर आगे मुल्क बन गया, तो हमारे बुज़ुर्गों को बहुत सारी इन चीज़ों के नॉलेज थे। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियंस ने इसके ऊपर बहुत सारे काम किए। स्पेशली मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक ब्लू कलर, इसके अलावा रेड, जो मैरून कलर हम उसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेड कलर भी आता है ये, और सम टाइम जो है ना वो ब्लैक कलर भी इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा होता है। कई फैमिलीज़ में ना कुछ कलर्स की ममनू होता है कि भाई आपने मेल हो फीमेल हो ये कलर नहीं पहनना। बिल्कुल ऐसे अच्छा, वो एक्चुअली क्या है उसको भी मैं आपको एग्जैक्ट करूँ कि ये पूरी फैमिली के लिए होता नहीं है। होता ये है कि घर के किसी बड़े को कोई प्रॉब्लम हुई या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई, अब वो जाता है किसी साहिब इल्म के पास, वो देखते हैं कि पीछे मामला क्या है। वो मना कर देते हैं कि ख़वातीन को कह दें कि ब्लैक कलर यूज़ ना करें, आप भी यूज़ ना करें। पीछे प्लैनेट्स हैं।
ये हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई है। मैंने 2006 में एक आर्टिकल लिखा था इमामिया जंतरी में, इंसान, कायनात और आदात के नाम से। मैंने उसमें यही बात की थी कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं। नंबर्स, कलर्स, जेमस्टोन, दिन, प्लैनेट्स, मंथ, हर चीज़ एक दूसरे से मुत्तसिल है। हमें उसका कम्बिनेशन का अगर पता हो तो हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कुछ कलर्स हैं, मिसाल के तौर पे ब्लैक कलर है, कोशिश करें कि मंगल वाले दिन आप यूज़ ना करें उसको। ओके। इसके पीछे लॉजिक्स हैं। वो क्या है सर? मंगल जो है ये एक्चुअली मार्स का दिन है और ब्लैक कलर सैटर्न है, ये दोनों एनिमीज़ हैं। अब आपने एक क्लैश ऑटोमेटिकली बना लिया। ओके। फिर एक ही दिन में एक इल्म है जिसको कहते हैं इल्मुल सात। आपके तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक जितना भी टाइम है उसको 12 पे डिवाइड कर दिया जाता है, एक सात निकलती है। अब सात किस चीज़ की है? सियारगान की है, जुपिटर की है, मार्स की है, सैटर्न की है। अब जब आपने सैटर्न को लेके चल रहे हैं और मार्स की साथ में आप चले गए हैं तो वहाँ पे कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं। ओके। तो ये इसके पीछे चीज़ें हैं। जो जानता है वो तो इसको देखता है, वो अमल करता है और वो समझता है। और ये चीज़ें बड़ों ने सीना बसीना आगे डेवलप की हैं। अब तो सोशल मीडिया की वजह से बहुत कुछ ओपन हो गया। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि ये एंजल नंबर्स क्या हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर आपको 111 दिख रहा है बहुत ज़्यादा तो आपके साथ ये होने वाला है, 222 दिख रहा है, मतलब ऐसे ही आगे। और उसके अलावा बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने टैटू भी करवाए हुए हैं एंजल नंबर्स। तो बताइए क्या चीज़ है? एक्चुअली एंजल नंबर जूइश की गेम है। अच्छा। आप देखिए इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में हमें इल्म जफ़र मिलता है, इस्लाम में हमें इल्म नजूम भी मिल जाता है। नंबर्स की और हरूफ की जितना भी इल्म है इल्म जफ़र के अंदर आता है। इसके दो शोबे हैं, शोबा आसार, शोबा अखबार। ठीक है, अब ये इल्म जफ़र की बात है। इल्म जफ़र में कहीं भी एंजल नंबर का जिक्र नहीं है। ये एंजल्स आप देखें कहाँ भी यूज़ होते हैं। एंजल्स आए, एंजल्स ने ये किया, जूइश कर रहे हैं, इसके अलावा ईसाई कर रहे हैं, ये उनके इल्म है, हमारा ये थे नहीं। आप नंबरोलॉजी में जाते हैं तो नंबर से सब कुछ नहीं है। और नंबर भी लोगों की कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत बड़ा ही अजीब है। प्रॉपर तरीके से उसको कैलकुलेट ही नहीं करना आता उन्हें। एक नंबर पकड़ लिया जी, मेरी डेट जो है वो 8 तारीख को मैं पैदा हुआ, तो 8 तो नहस है। मिसकंसेप्शंस हैं। अगर आपने अलूम लेने हैं तो अलूम खानवादा मोहम्मद वाले मोहम्मद से बेहतर किसी जगह से आपको नहीं मिलेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो कि छठे इमाम हैं सिलसिला इमामत में, आपने इल्म जफ़र की जो है वो तरवीज फरमाई। आपने कहा कि 8 नंबर सियारा ज़ुहल से है और सियारा ज़ुहल को परवरदिगार ने नजमुल साकिब कहा है। सूरह तारिक में नजमुल साकिब का जिक्र है, वहाँ पे पढ़ लें, मैंने खुद कलामुल्लाह में हाशिया में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो आपने एक शख्स को कहा कि तुम यमन से आया हुआ था वो, कि भाई तुम ये बताओ तुम इल्म नजूम जानते हो? उसने कहा जी बिल्कुल जानता हूँ। तो मौला ने पूछा कि ये बताओ कि तुम सियारा ज़ुहल को कैसा जानते हो? हमने कहा हम नहस जानते हैं। ख़बरदार, आज के बाद इसको नहस नहीं करना। परवरदिगार ने इसको नजमुल साकिब कहा है। ये रोशन तो 7वें आसमान पर होता है, लेकिन इसकी रोशनी आसमान ज़मीन तक को मुनव्वर करती है, तो ये नहस नहीं है। अब अगर सैयारा नहस नहीं है तो उससे मंसूबा नंबर कैसे नहस हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा आप देखें, एक मुज़ी जानवर है सांप, परवरदिगार ने उसको बिलवजह तख्लीक तो फरमाया नहीं। राइट। उसका भी कोई वजह है। इवन के आप देखें सांप की कई, उसकी बॉडी से, उसके जहर से कई अद्वियात बन रही हैं। राइट। आपके लिए वो बेनिफिशियल है। नंबर 8 एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी का नंबर है। वो आपको गॉसिप की तरफ नहीं लेके जाता, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जैसे कम से कम हम पाकिस्तान के लोग जो है ना वो तो अवॉइड ही करते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिकल ना होना पड़े, काम ना करना पड़े हमें। ठीक है, तो नंबर 8 मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखा है, मैंने बिलियनर्स को देखा है। सैटर्न उनके जायचे में अच्छा है तो वो नंबर 8 में होंगे। मैंने ज़िंदगी का एस्ट्रोलॉजी का सफ़र जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक शिफ्ट किया एक घर में, नंबर 8 17 था, 17A था, नंबर 8। मैंने सो मेनी टाइम नंबर 8 को यूज़ किया। नथिंग, कुछ नहीं है। आप नंबर्स के पीछे जो प्लैनेट हैं उसकी रिक्वायरमेंट देखें वो क्या है। उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रहे हैं टू गुड फॉर यू, कोई मसला नहीं। हाँ,
अगर आपके जायचे पैदाइश में वो नंबर आपके लिए बेहतर नहीं तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। नंबर 1 आपका सवाल था। फिर एंजल नंबर लिख लिया तो क्या होगा? आपके पास एक बहुत अच्छा सा मोबाइल है, आपने उसको चार्ज नहीं किया, आपने उसको बैलेंस नहीं किया, क्या होगा? काम देगा? आपके पास यूजलेस है। हमारे सामने ये कैमरा लगा है, ठीक है, इसको ऑपरेट करने वाला अगर सही ऑपरेट नहीं करता, ये चार्ज ही नहीं है, बैटरी डाउन है, क्या हम रिकॉर्ड्स कर सकेंगे? नथिंग। लिखने से कुछ नहीं होता। कलामुल्ला के बारे में यही तो मिसकंसेप्शन है हमारी। हम अपने घर में ला के बरकत के लिए रख लेते हैं, बस वो बरकत मिल रही है हमें। असल बेनिफिट कब मिलेगा? पढ़ेंगे तो यानी उसको यूज़ करेंगे तो। और हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं है। हर बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बिल्कुल। हर बंदा जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर नहीं है। परवरदिगार ने उसको बनाया और परवरदिगार ने साथ में फ़ी रखी है कि 10 दुनिया 70 आखिरत है। आप जहाँ पे जैसे जैसे अमल करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपग्रेड किया जाता रहेगा। मिसाल के तौर पे आपने मुझे इनवाइट किया, ठीक है, एक टाइम मुकर्रर था, हम आए, हमने कुछ प्रैक्टिकल किया, हमने गुफ्तगू की, हमने नॉलेज शेयर किया, तो इसका किसी को बेनिफिट मिल सकता है। घर बैठे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं नंबर लिख लूँ कि मेरा ये एंजल नंबर है, मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कुछ लोगों ने, आज से 13 साल पहले ये बात हुई थी, जुपिटर एग्जॉल्टेशन थी, तो कुछ लोगों ने कहा जी आप सिर्फ जो है ना डॉलर का साइन बना लें, अब देखो दुनिया की पावर 3 है तो क्या होगा, डॉलर आना शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह होता तो फिर घर की हर दीवार पे जो है वो 5-5 हज़ार के नोट बना लेते, हर कोई मिलियनेयर होता। ऐसे नहीं। अच्छा सर, तो फिर ये नंबर 1 से 9 तक इन सब के बारे में बताएं, क्योंकि हर एक की एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। 7 को लकी नंबर कहा जाता है, 5 को विजडम का कहा जाता है, 1 को लीडरशिप कहा जाता है, तो इस बारे में बताएं। 110% इसी तरह है। नंबर 1 जो है ये सन से रिलेट करता है। सन पावर है, अथॉरिटी है, लीडरशिप है, लीड करने की क्वालिटी, इसमें वो स्ट्रेंथ है जो लोगों को लेके चल सकेगा। तो नंबर 1 की ये क्वालिटीज़ बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें ये हैं। नंबर 2 जो है ये मून से रिलेट करता है, ये कम्युनिकेशन से रिलेट करेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना, एहसास करना एक दूसरे का, डेली रूटीन्स के मामलात हैं, हर एक के साथ मोहब्बत के साथ जो पेश आना, और जिसको हम कहते हैं ये खाते पीते बहुत हैं, घूमते बहुत हैं, इमोशनल होते हैं। अगर इनको आप इनके इमोशन को डिस्टर्ब करें तो ये एकदम लॉस करेंगे, अदरवाइज़ ये बड़ी काम और कूल और लोगों के साथ घुल मिल के रहना जो है पसंद करेंगे। 3 नंबर ये भी विजडम का है, जुपिटर से रिलेट करता है। 3 नंबर के लोगों को मैंने देखा बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, कैसे डीन होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, नॉलेज जो है वो डिलीवर कर रहे होंगे, जजेस होंगे, जो इस्लामी इक़दार हैं इनके ऊपर बातें कर रहे होंगे, फ़लसफ़ा होगा इनकी गुफ्तगू में जो है वो आपको फ़लसफ़ियाना रंग मिलेगा। ये नंबर 3 है। नंबर 4 ये क्रिएटिविटी का है। नंबर 4 अमूमन आपको जो है वो मिलेगा इजादात करते हुए, नई चीज़ों को जो है वो बिल्डअप करते हुए, अगली चीज़। इनकी तबीयत में थोड़ी सी बेचैनी होती है लेकिन ये जिद्दत पसंद होते हैं, क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें इसी नंबर 4 को जो हमारे इंडियंस हैं वो कहते हैं ये राहु का नंबर है और ये नेगेटिव है। राइट, ये नेगेटिव है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि ये क्रिएटिविटी का नंबर है। आपके जायचे में राहु नेगेटिव है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो ये आपको आगे लेके जाएगा। अभी राहु ने जो चेंज किया था तो मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। आपके 10th हाउस में अगर राहु आया तो वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा, मीडिया यूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करेगा, वो आगे की तरफ जो है वो आपको लेके जा रहा है। तो नंबर 4 ये क्रिएटिविटी का है। अब किसी को आपने मिसाल के तौर पे लगाना है कि कंटेंट राइटिंग की बात है या उसने एडिटिंग करनी है, तो ये नंबर 4 उसको नई नई चीज़ें, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए गैजेट्स यूज़ करवाने की तरफ लेके जाएगा। नंबर 5 विजडम का है। क्यों? मरकरी से रिलेट करता है, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की। मरकरी आपके ब्रेन से ताल्लुक़ रखता है। आप जो आपके ब्रेन में आएगा वो आपकी स्पीच बनेगी, ठीक है, और आप उसी को करेंगे। ये आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। नंबर 5 हमेशा ये आपको मिलेगा लोगों के दरमियान डीलिंग्स करवाता हुआ। ये हमेशा मतलब जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं नंबर 5 उनको रिप्रेजेंट करता है, जो दुनिया में जाते हैं आपका एक बेहतरीन इमेज पेश करते हैं और आपके लिए बिज़नेस लेके आते हैं, या आपके लिए जो है वहाँ से फ़वाइद जो है वो मिलने वाले वो जो है ना आप तक लेके आ रहे होते हैं। तो नंबर 5 हमेशा आपको मिलेगा
डील्स करवाता हुआ, प्रॉपर्टी डीलिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो परचेज ऑफिसर्स हैं वो आपको मिलेंगे। नंबर 5 के लोग, ये लोग कम्युनिकेशन के लोग होते हैं, लोगों के साथ, या आप जिसको कह रहे हैं HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये नंबर 5 है, ठीक है। तो ये लोगों के साथ कम्युनिकेशन, और ये एक चेन बनाता चला जाता है, इसका काम यही है। नंबर 6 ये लग्जरी का है, कंफर्ट का है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी का है। आपकी जितनी भी आप कह लें कि कंफर्ट जोन की आइटम्स हैं, जिसमें आपके एक बेडरूम की लाइफ से लेके तो आपके एक बहुत बड़े जो प्लाजे हैं उसमें जो आप लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप इंटीरियर का यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, वीनस से रिलेटेड है। लोगों के दरमियान मोहब्बत है, प्यार है, वीनस है। नंबर 6 है, इसका काम है अपने रवाबित को डेवलप करते चले जाना और लोगों में प्यार, मोहब्बत और इन चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करते जाना। ऐसे लोग जो हैं, आप इनको अगर पब्लिक रिलेशन में लगा दें, आप इनको अगर फ्रंट डेस्क पे बिठा दें लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप इनको इवेंट मैनेजर के तौर पे लगा दें, बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। नंबर 7 विजडम का, फिर एक बार ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। और इसको तो नंबर 7 के बारे में तो मैं कहता हूँ कि कायनात का सबसे खूबसूरत अदद अगर कोई है तो वो 7 है। ये आपको परवरदिगार की तरफ लेके जाता है, रूहानियत की तरफ लेके जाता है। स्पिरिचुअलिटी में आप कदम कदम जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये चीज़ आपको जो है कुदरत से मिलाती है, आपको नेचर के करीब कर देती है। आप लोगों की नेचर भी समझते हैं, आप परिंदों की नेचर समझते हैं, आप दरख्तों की, पौधों की। नंबर 7 है, तख्लीक का है, राइट। ये तख्लीक का है, और ये आपको मालिक के करीब जो है वो करता चला जाता है। नंबर 7 के लोग आपको मोस्टली यही मिलेंगे। मैं अपनी जितनी भी मेरी जब जिन भी गाड़ियों को मैं खुद रजिस्टर करवाता हूँ, नंबर 7 लेता हूँ हमेशा। अच्छा। मुझे जहाँ मौका मिल जाए मैं नंबर 7 की तरफ चला जाता हूँ। स्पिरिचुअलिटी है, विजडम है। मैं उस जब गाड़ी में जब ड्राइव कर रहा था तो मेरे दिमाग में इतने आइडियाज़ आ रहे होते हैं, यू डिडंट इमेजिन। और मोस्टली मुझे कनेक्ट करवाता है ये नंबर 7, जिनको मैं पीछे ज़रा सा भी ड्रॉप कर रहा हूँ, कुछ हफ्तों से बात नहीं हुई, कुछ महीनों से बात नहीं हुई, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। इंटरेस्टिंग। नंबर 8 प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 आपको कहता है कि आपने अपने मामलात को प्रॉपर तरीके से डील करना है। किसी भी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने वाले बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं, जो कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स करते हैं, नंबर 8 के लोग हैं। नंबर 8 के लोग हैं जो आपके मुल्क की पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो कि आपके माशरे को बिल्डअप करने की तरफ लेके जाएंगे कि मिसाल के तौर पे आइंदा 15 साल में क्या होगा, आइंदा 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, हम आज क्या स्टेप्स लें जिसकी बिना पे हम अगले जो है वो उन चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। नंबर 8 ये हमेशा आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएगा, और अगर आपके पास नंबर 8 है और आप प्रैक्टिकल नहीं हैं तो फिर आपको ये पनिशमेंट की तरफ लेके जाएगा। ये बिल्कुल एक टीचर की तरह काम करता है, आपके वालिद की तरह काम करता है, आपकी वालदा की तरह काम करता है, कि आपको राइट पाथ पे रखता है, आपको मिसगाइड नहीं होने देता। आप जैसे ही ज़रा सा इधर होने लगेंगे ना, आपने कभी मुर्गी को देखा हो, उसके पास चूज़े होते हैं कितने से, जहाँ कहीं भी गलत होना था उसको इधर कर लेती है, चोंच मारती है, इधर हो जाओ। ये एग्जैक्टली नंबर 8 इसी तरह से काम करता है। और नंबर 8 जो है ये बहुत ड्यूरेबल है। नंबर 8 के लोगों को चाहिए कि हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग को ये सूट ही नहीं करता, ये थोड़ा सुस्त काम करता है, लेकिन पायदारी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमने एक घर बनाना है, तो वो एक घर जो 1 साल में बनता है, अगर वो किसी को आप दे दें कि 6 महीने बना दे, तो वो नंबर 8 का होगा तो कभी 6 महीने में नहीं बनाएगा। वो नंबर 8 वाला कहेगा नहीं जी, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको काम करके दूंगा, मैं इसकी सही फाउंडेशन बनाऊंगा, मैं इसकी सही मानों में आपको जो है वो डिलीवर करूँ। ये नंबर 8 है। आपने किसी चीज़ की बुनियाद रखनी है, कोई इंस्टीट्यूट आपने करना है, कोई आपने मिसाल के चैनल है, इसको बिल्डअप करने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नंबर 8 बनाएगा, तो वो बहुत पायदार होगा, बहुत ड्यूरेबल चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। नंबर 9 पावर का भी है, अथॉरिटी के साथ साथ ये जज्बात का है, ये आपकी हिम्मत का अदद है, ये आप में ब्लड से रिलेट करता है। मार्स है,
आपको हौसला देता है, शुजाअत देता है, बोल्डनेस देता है, ब्रेवनेस देता है, इतनी कि आप अपनी मदद भी करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं, अपने मुआशरे को प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, ये वार जोन का भी है। बिल्कुल, तो क्योंकि 2025 को ऐड करें तो 9 बनता है। 9 बनता है, ये वार जोन का भी बोल्ड है, ईयर है जहाँ पे बिल्कुल ये बोल्ड है और लोगों ने बोल्ड स्टेप्स इसमें बिल्कुल। लिए हैं। जहाँ पे भी आपको जो है वो कोई ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पे एक पहाड़ है, हर कोई सर नहीं कर सकता, नंबर 9 के बंदे को कहें, नंबर 9 के बंदा वो काम करेगा जो कोई भी नहीं करता। वो कहेगा वो चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूँगा, मैं करूँगा, और वो उसमें हिम्मत होती है, वो कर सकता है। ये आप ये समझ लें कि एक बंदा कुछ भी करने की जो अहलियत करता है, उसमें जो हिम्मत पैदा होती है, नंबर 9 है। और नंबर 9 वो नंबर है जो कायनात का इतना मुस्तहकम अदद है कि इसके साथ कोई नंबर नहीं टकरा सकता। इसीलिए इसको फौज का अदद भी कहा जाता है। मार्स फौज का अदद है। नंबर 9, जिस मुल्क के जायचे में मार्स नेगेटिव होगा, उसकी वो अव्वल तो फौज रखेगा नहीं, रखेगा तो उसकी फौज किसी काम की नहीं होगी। आप इसको प्रैक्टिकल में देख लें। हमारे पाकिस्तान के जायचे में मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी फौज भी माशाल्लाह आप देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटा सा मुल्क है, हम दुनिया में पहचाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज से नहीं, बहुत टाइम गुजर गया, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। राइट। वजह वही नंबर 9 मार्स। तो सर इन नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैसे पता चले आपका लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, 5 है, 9 है, क्या है? इसके दो कुली हैं। या तो आप देखिए, मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो एक्चुअल है वो डेट ऑफ बर्थ से आप देख लें, आपकी डेट, मंथ, ईयर, इन सबको कैलकुलेट कर लें। वो बचपन में जो हमने सीखा था ना कि जो है ना रकम को इकाई में तब्दील करें, तो आप उसको सम अप करते चले जाएं। मिसाल के तौर पे मैं एक अदद हम लेते हैं 1214, यानी 1214। अब हम करेंगे 1 + 2 1 + 1 4 हो गया, +4 8 हो गया। तो ये हज़ारों में से यानी 1214 को जब हमने सम किया तो नंबर 8 आ गया। इसी तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ होता है। अगर आपने सिर्फ नंबरोलॉजी पे चलना है तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखना चाहिए, और यही आपका लकी नंबर भी काउंट होता है। दुनिया में ये एक मुस्तनद कुलिया है कि लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से। बिल्कुल। अब वो लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, वो कैसे देखेंगे? वो अपने नाम से देखेंगे। वो कैसे? उनका नाम क्या है? उसके लिए आपको फिर इल्म जफ़र की तरफ जाना पड़ेगा। अबजद कमरी आती है इसके लिए, 28 हरूफ, जो कि अरबी में 28 हरूफ हैं। तो 28 हरूफ की एक पूरी जो है वो अबजद है, इसको अबजद कमरी कहते हैं। हर अदद की एक वैल्यू है। अलिफ का 1 है, बे के 2 हैं, जीम के 3 हैं, दाल के 4 हैं। इसी तरह ये 1 से लेके 10 तक जाती है, उसके बाद 20 से लेके तो 100 तक जाती है, उसके बाद ये 1000 तक जाती है जी। ठीक, तो आपने यहाँ से अदद जो है वो ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम ज़फ़ार रज़ा है, मैं इसको अबजद में काउंट करता हूँ तो नंबर 9 है। अच्छा, टोटल अदद में नंबर 9 है। तो ये नंबर 9 मुझे हिम्मत देता है, मुझे बोल्ड करता है, मुझे ब्रेव करता है, और वो काम जो आम आदमी जो है वो छोड़ देता है, वही जो मैंने नंबर 9 की खूबियत बताई वो सारी मिलती हैं आपको। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया, आपके बुलाने का शुक्रिया। यू आर वेलकम। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल द ब्लूटूथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।